हम बात करेंगे यार एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज कि भाई कंपनीज को अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 73 से लेकर 76A तक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। चले सबसे पहले हम बात करें यार कि भाई ये डिपॉजिट्स वाला जो प्रोविजन है, राइट, जो ये सेक्शंस हैं आपके डिपॉजिट्स वाले, ये सेक्शन आए क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो भाई आपको ये बताएं, कंपनी है, अब कंपनी में क्या होता है यार, डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, आपको पैसा लगाना है, आप कंपनी में पैसा लगाओगे, बट सबके पास एक लिमिटेड पैसा है। तो आप क्या करोगे साहब, या तो आप पैसे के लिए डायरेक्टर के पास जाओगे या फिर शेयर होल्डर के पास जाओगे, या आप हो सकता है आप पैसे के लिए किसके पास जाओगे यार, पब्लिक के पास जाओगे। अरे भाई ये 3 जगह के अलावा और कहीं से आपको पैसा नहीं मिलेगा। बैंक से वो तो लोन हो गया, वो अलग बात है, बट हम बात करेंगे सब डिपॉजिट्स की। अब आपने डायरेक्टर के पास गए, शेयर होल्डर के पास गए या पब्लिक के पास गए, अब लॉ ने क्या कर दिया, लॉ ने सबके लिए कंडीशंस डाल दी हैं कि अगर कंपनी डायरेक्टर से पैसा लेती है तो इसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। राइट, लॉ में लिख दिया, रूल में लिख दिया ऐसा कि भाई प्रेजेंट डायरेक्टर से पैसा कुछ लिया है उसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। बट अगर आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो और चाहे आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी हो, सब सेक्शन में अलग अलग बात करी गई है। और अगर आपको आम जनता से पैसा लेना है तो लॉ ने बोला यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एक एलिजिबल कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 76A में जिक्र है। इसके मायने ये हैं भाई, पब्लिक से पैसा, राइट, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती है। यस, बहुत ध्यान से आपने बिल्कुल सही सुना। सब याद रखना, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा अलाउड नहीं है डिपॉजिट्स वाले सेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही, और एलिजिबल कंपनी कोई पब्लिक कंपनी होगी, वो भी बड़ी पब्लिक कंपनी होगी, उसी कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेने का अधिकार है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब डिपॉजिट्स के साथ में जो सेक्शन है, साथ में इसके हमारे पास रूल्स भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका रूल 3। क्यों? क्योंकि रूल 3 में बताया है कि भाई आपको कितने वक्त के लिए डिपॉजिट लेना है, कितना अमाउंट डिपॉजिट लेना है, कितना परसेंट डिपॉजिट लेना है। ये सारी चीजें आपको रूल 3 में बताई हैं कि आप किससे के कौन सी कंपनी कितने वक्त के लिए डिपॉजिट ले सकते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रूल 3 बहुत काम का प्रोविजन हुआ डिपॉजिट्स का। गवर्नमेंट जब ये डिपॉजिट्स के प्रोविजन सेक्शंस लेकर आई थी तो साहब इन्होंने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसा भी कॉन्सेप्ट डाला था, बट पता नहीं साहब वो क्या हुआ। डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब कि कोई भी कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो आप एक इंश्योरेंस कंपनी से बात करोगे और वो इंश्योरेंस कंपनी उन डिपॉजिटर्स को एक तरह का इंश्योरेंस देगी, अश्योरेंस देगी। कल के दिन कंपनी भाग गई तो चिंता मत करो, हम आपका पैसा देंगे। बट कहीं ना कहीं साहब वो बीच में ढंग से बात नहीं हो पाई इंश्योरेंस कंपनी की या फिर कंपनीज की, क्योंकि सबको पता है भाई कंपनी के डायरेक्टर की इंटेंशन तो क्या होती है, साला चोर होते हैं वो, राइट। तो इस चक्कर में वो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया, फ्लॉप हो गया। चल हम बात करें यार डिपॉजिट्स के सेक्शंस की। ये तो हमने ये देखा कि भाई ये सेक्शंस क्यों आए हैं, इनकी जरूरत क्या आन पड़ी भाई जो डिपॉजिट्स के सेक्शन आए हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, और भी बहुत सारे तरीके के रूल्स की बात करनी है। बट जो दिमाग वाला रूल है वो है रूल 3, जो बहुत काम का होने वाला है। चल स्टार्ट करें अपना कॉन्सेप्ट डिपॉजिट्स का बहुत ध्यान से। तो भाई सबसे पहली बात, तो जब हम डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो डिपॉजिट्स में कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है, तो लॉ ने बोला यार सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76A तक ये हमको पता है, प्लस चैप्टर नंबर कौन सा है यार, 5वां। याद कैसे रखोगे भाई, देखो ABCD, डी आता है चौथे नंबर पर, उसके बाद जो चैप्टर 5 आएगा वो क्या हो गया हमारा, डिपॉजिट्स का चैप्टर। इसका मतलब कंपनीज एक्ट में जो चैप्टर्स हैं उसमें से एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 5
किसके लिए डेडिकेट किया गया है? डिपॉजिट्स के प्रोविजंस के लिए। चले बात करें डिपॉजिट। डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। बहुत ध्यान से, आपको क्या मिला है? कोई पैसा मिला है, किसके द्वारा? बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और इन एनी अदर फॉर्म। आपको कोई पैसा मिला है, पैसा मिला है। अब वो पैसा चाहे डिपॉजिट के फॉर्म में हो, लोन के फॉर्म में हो, इसका मतलब जब मेरी कंपनी लोन लेगी तब भी आपको डिपॉजिट्स के प्रोविजंस तो एक बार पढ़ने ही पड़ेंगे कि भाई प्रोविजंस क्या होते हैं, राइट। चले अब यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करी गई है, मतलब आपको कोई चीज मिल रही है जो इक्विवेलेंट टू मनी है। लॉ ने बोला यार अगर आप उसको मनी में डिफाइन कर सकते हो तो हम बात करेंगे वो डिपॉजिट्स होगी, उस पर डिपॉजिट्स के प्रोविजन लगने वाले हैं, अदरवाइज उस पर डिपॉजिट के प्रोविजंस नहीं लगने वाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल सर मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी परचेज करनी है। अब मशीनरी परचेज करनी है तो क्या हुआ? सब आपको मैंने 1 लाख रुपए दे दिया तो डिपॉजिट्स के प्रोविजन लग जाने हैं अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हुआ। इन केस ऑफ एलिजिबल कंपनी पब्लिक से ले सकता है, सिवाय जो रेगुलेटरी फॉर्मेलिटी है वो आपको फॉर्म वगैरह फाइल करने पड़ेंगे। बट मैंने आपको वो मशीनरी ही दे दी तो डिपॉजिट्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। याद रखना क्या बोल रहा है वो, इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। कंपनी को पैसा मिला है तो आपके डिपॉजिट्स के प्रोविजन लगने वाले हैं। आगे रूल नंबर, भैया ये रूल नंबर याद रख लो, रूल नंबर 21C। रूल नंबर कौन सा है भाई? रूल नंबर है 21C है। और ये रूल में बताया है कि कुछ कुछ चीजों को इन्होंने डिपॉजिट्स की कैटेगरी, डिपॉजिट की परिभाषा में शामिल नहीं किया है। भाई इनको डिपॉजिट्स नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया होगा? क्योंकि हो सकता है आपको ये पैसा सब किसी गवर्नमेंट से मिला हो, आपने किसी कंपनी से पैसा मिला, क्योंकि अगर हर चीज को ही आपने, हर पैसे को ही आपने अगर डिपॉजिट मान लिया तो दूसरे सेक्शन बेचारे हमारे क्या करेंगे? तो इसलिए लॉ ने एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि आप हर चीज, हर पैसे को आप डिपॉजिट अगर ट्रीट करने लगे तो रेगुलेशंस बड़े ही खतरनाक हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला भाई हमको सोर्स इंपॉर्टेंट है, जहां से पैसा आ रहा है हमने उसके कैटेगरी के बेस पर उसको डिपॉजिट में शामिल किया है या उसको डिपॉजिट में हटा दिया है। और ये सारी की सारी चीजें जो भी आपकी हटा दी गई हैं ये डिपेंड करता है सोर्स, किस सोर्स से आ रहा है पैसा। पहला फर्स्ट 2 पॉइंट है, याद रखने के लिए दोनों पॉइंट को साथ में पढ़ेंगे। आपको कोई पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपको कोई पैसा मिला है स्टेट गवर्नमेंट से या कोई लोकल अथॉरिटी से, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, यहां से पैसा मिला। लॉ ने बोला यार इस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अच्छा ये हो गया हमारा इंडियन गवर्नमेंट से पैसा मिला है। अगर आपको कोई पैसा कोई फॉरेन गवर्नमेंट से मिला, इंटरनेशनल बैंक से मिला है, तो उन्होंने बोला इसको भी हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। तो आपको 2 पॉइंट तो याद हो गए, एक है इंडियन गवर्नमेंट का और एक है फॉरेन गवर्नमेंट का, इनको डिपॉजिट्स नहीं बोलना है। 2 तरीके के लोन की बात करी गई है, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, आपने बैंकिंग कंपनी से जाकर लोन लिया, लॉ ने बोला इसको हमने डिपॉजिट्स नहीं बोला है। या लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, इनको भी हमने लोन की कैटेगरी से बाहर कर दिया। भाई पीएफआई याद है ना डेफिनेशन? पीएफआई की डेफिनेशन क्या थी? वही होती है साहब जिसको गवर्नमेंट ने बोला है, 51% गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, एलआईसी वगैरह, इन सबको हमने क्या बोला है? आपका पीएफआई। आगे 3 तरह के पॉइंट जो हैं वो हैं कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू करके, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट ये है आपका, राइट। ब्लू से मार्क किए हमने, तीनों पॉइंट को यहां रखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? आपकी कंपनी ने कोई कमर्शियल पेपर इशू करा है, राइट। कमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साहब, ये इशू करा है तो कमर्शियल पेपर के बेस पे आप पैसा रेस कर रहे हैं। लॉ ने बोला इसके लिए आपको डिपॉजिट्स के प्रोविजंस फॉलो नहीं करने, जो कमर्शियल पेपर की गाइडलाइंस है वो फॉलो करो यार। आगे कोई पैसा मिला है इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से, लॉ ने बोला अगर आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड जमाने भर की कोई भी सिक्योरिटी, भैया सिक्योरिटीज कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट में डिफाइंड है। तो कोई भी सिक्योरिटी इशू करके पैसा मिला, लॉ ने बोला उनकी गाइडलाइन फॉलो करो, आपको डिपॉजिट्स में ये पैसे को ट्रीट नहीं करना है।
आपने कोई बॉन्ड इशू करा, कोई डिबेंचर इशू करा, तो भाई इनके जो सेक्शन है वो सेक्शन फॉलो करो, कैरिंग पारी पशु मतलब सेम राइट। तो आपको ये प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। तो 2 पॉइंट वो थे, 2 पॉइंट लोन वाले थे, 3 पॉइंट ये हो गए। तो हमने टोटल ओवरऑल 7 पॉइंट याद कर लिए, 2 2 4 और 5 6 7। चले, अब आपको पैसा मिला है किसी दूसरी कंपनी से, मतलब इसको हम बोलें इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आपको कोई पैसा मिला है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लॉ ने बोला एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा दिया है, तो भाई वैसे तो हमारे पास इसके लिए सेक्शन 186 है जो आपको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की बात करता है। या फिर अगर आपको प्रेजेंट डायरेक्टर से पैसा मिला है तो इसके लिए प्रोविजन अलग है, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, सब एम्प्लॉय ने आपको पैसा दिया है, बट याद रखना साल भर की सैलरी से ज्यादा पैसा नहीं है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री पैसा है। तो लॉ ने बोला जब इंटरेस्ट फ्री है तो उसको हम डिपॉजिट्स में काउंट करना ही क्यों है आपको। तो ये अलग अलग पॉइंट हैं जो रूल नंबर 21C में बताए हैं, और भी कुछ तरीके के पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाने हैं, बट मेजरली आपको ये पॉइंट तो याद रखने हैं। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि भाई बताएं रूल नंबर 21C के हिसाब से, तो हमको ये सारे पॉइंट तो लिखने ही हैं। तो हमने 8-10 पॉइंट हमने याद कर लिए हैं कि भाई कौन कौन से हैं जिनको डिपॉजिट्स नहीं ट्रीट करा गया। अब देखो ध्यान से, डिपॉजिटर का मतलब क्या है ये इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला भाई आपने पैसा लिया है मेंबर से, और भाई मेंबर कौन होता है, जिस पर्सन के पास आपकी कंपनी के शेयर्स हैं उसको हम बोलेंगे मेंबर। तो मेंबर से पैसा लिया, डिपॉजिटर के प्रोविजन लग जाने हैं। एनी पर्सन हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद अ पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76 ए में प्रोविजन है सब एलिजिबल कंपनी वाले, वो हमको बात करनी है, जिसमें पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक से पैसा लेना अलाउड है। आगे बात करनी है कि भाई एलिजिबल कंपनी क्या होती है। तो उन्होंने बोला सबसे पहली बात तो एलिजिबल कंपनी में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी आएगी, पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71 में जो बताई है वो सारी की सारी कंपनी यहाँ पर आने वाली हैं। नेटवर्थ किसकी है, नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़। नेटवर्थ कितनी है, कम से कम 100 करोड़ रुपए है, या टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपकी पब्लिक कंपनी को हम एलिजिबल कंपनी बोलेंगे। एग्जाम में आया सवाल आपसे कि एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, याद करें सेक्शन 2 क्लॉज 71 के बेस पर सवाल है, और एक इसकी सब्सिडरी कंपनी है जेड प्राइवेट लिमिटेड। अब सवाल ये है कि भाई क्या ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड ने इस वाली कंपनी के 51% की है, तो ये हो गई होल्डिंग, और ये क्या हो गई इसकी सब्सिडरी कंपनी। एग्जाम में सवाल बोला है कि भाई ये वाली कंपनी की भी, एग्जाम में आपको फैक्ट्स दिए हैं, नेटवर्थ फॉर एग्जांपल इसकी 150 करोड़ है, टर्नओवर फॉर एग्जांपल 600 करोड़ रुपए है, सब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो एग्जाम में सवाल आया क्या जेड प्राइवेट लिमिटेड को हम एलिजिबल कंपनी मानेंगे क्या, और इनका लॉजिक क्या है कि भाई सेक्शन 2 क्लॉज 71 में ऐसी कंपनी के ऊपर प्रोविजन वही लगते हैं साहब जो एक पब्लिक कंपनी के ऊपर लगते हैं। तो सवाल ये है क्या ऐसी कंपनी को हम क्या मानेंगे, आपका एलिजिबल कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे। सब जवाब होगा ना। क्यों, याद रखना सेक्शन 2 क्लॉज 71 में जो हमने डीम्ड पब्लिक कंपनी जैसा कॉन्सेप्ट की बात की है, वो कंपनी की बात की है डिस्क्लोजर के एंगल से। इसका मतलब ये है आपके ऊपर हमने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दे दी है कि भाई आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना है, और अकॉर्डिंगली आपको ये काम करना है। ये है हमारा इसका आंसर। तो कुल मिलाकर जेड प्राइवेट लिमिटेड आपकी एलिजिबल कंपनी नहीं हो पाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे, प्रायर कंसेंट कंपनी की रिक्वायर्ड है इन जनरल मीटिंग बाय मींस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन, और याद रखना जब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तब तब एमजीटी 1430 डेज में आरओसी को इशू होता है।
ROC plus RBI if required. An eligible company which is accepting deposits under section 181C. अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है भाई? 181C क्या बोलता है कि मेरी कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है प्लस मेरी कंपनी की जो प्रपोज्ड बोरोइंग है, अगर मेरी कंपनी इससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरोइंग है 60 लाख और प्रपोज्ड बोरोइंग है 30 लाख, टोटल कितना हो गया? 90 लाख। और मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख, फ्री रिजर्व है 20 लाख और प्रीमियम है 10 लाख, टोटल कितना हो गया? 80। बहुत ध्यान से। लॉ ने बोला अगर आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग या प्रपोज, दोनों एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग अगर आपकी ज्यादा है, किससे? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा है, इन दैट केस यू नीड टू पास दी स्पेशल रिजोल्यूशन। हमारे केस में 90 लाख कम है पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम से, इसलिए आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, राइट। ये है आपका सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी का जिक्र कि अगर आप विद इन दी लिमिट्स है, और लिमिट्स क्या निकलेंगी यार? इन तीनों को प्लस करके आपकी लिमिट निकलेगी। एक्सक्लूडिंग टेम्परेरी लोन वगैरह अलग चीज है, वहां पर उसको इग्नोर करें हम। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो सेक्शन 181C बोलता है कि भाई विद इन द लिमिट्स है प्रपोज बोरोइंग प्लस एग्जिस्टिंग बोरोइंग, तो फिर टेंशन नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपली इसमें ओआर पास कर सकते हैं और आपका काम हो जाना है। अच्छा भाई, डिपॉजिट्स के प्रोविजन कौन कौन सी कंपनी पर नहीं लगेंगे? अब ये प्रोविजन बहुत सही है, सब बैंकिंग कंपनी पर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, एनबीएफसी पर नहीं लगेंगे, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन सेक्शन में, इन रूल्स में आपको लिमिट दी है कि भाई एक कंपनी 15%, 35%, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा का लोन नहीं, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर ये कंपनी, ये प्रोविजन बैंकिंग कंपनी पे लग जाते और मैं गया बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट देने के लिए, तो वो पहले तो लिमिट कैलकुलेट करते बेचारे घंटे भर तक, और फिर वो अकॉर्डिंगली मेरा लोन एक्सेप्ट करते। तो लॉ ने बोला यार ऐसी चीजें, ये प्रोविजन इस पे नहीं लगेंगे। तो ये चीज हमारे काम की है, और ये है हमारा डिपॉजिट्स का फर्स्ट चार्ट जो हमने बात की है। 73 बोलता है भाई एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, सेक्शन नंबर कौन सा है यार? 73। लॉ ने बोला ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या दूसरी कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने बताया है। आगे कंडीशंस क्या क्या होंगी जब भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे मेंबर से? बहुत ध्यान से, हम हर जगह क्या वर्ड देख रहे हैं? मेंबर। हम कहीं पर भी वर्ड क्या नहीं देख रहे हैं? हम कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं कौन सा वाला शब्द यार? पब्लिक का। पास करो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सबसे पहली बात तो भैया आपको अगर डिपॉजिट लेना है मेंबर से, इन दैट केस यू नीड टू पास दी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। दूसरा, अप्रूवल लो आरबीआई की, यस। तीसरा, फिर सर्कुलर इशू करो। सर्कुलर मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। अरे भाई, आप मेंबर से पैसा लेने जा रहे हैं तो उनको सारी बातें बतानी पड़ेगी, और जो सारी बातें बताओगे तो यहाँ डिपॉजिट में वर्ड यूज करा है सर्कुलर, एक सर्कुलर बनेगा और उस सर्कुलर में आपको सारी चीजों का जिक्र करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें? फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की बताओ, क्रेडिट रेटिंग क्या है ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स क्या है ये बताओ, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट, ये आपको सारी चीजें बतानी है। इशू करना है सर्कुलर टू इट्स मेंबर, और इसकी कॉपी किसको फाइल करनी है यार? आरओसी को फाइल करनी है, राइट। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ने बोला है आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हो मेंबर से। याद रखना कोई भी पुराने डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए थे उनके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो, ना ही कोई डिफॉल्ट होना चाहिए उनके इंटरेस्ट में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। सिक्योरिटी मतलब या तो वो सिक्योर्ड होंगे या वो अनसिक्योर्ड होने वाले हैं।
एक कॉन्सेप्ट है सब डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, DRRA. The company shall deposit in a scheduled bank in a separate bank account a sum equal to 20% of the amount of deposit maturing during the following financial year. इसका मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल आपका करंट ईयर है 31 मार्च 2022, लॉ ने क्या बोला, आप तो इसके फॉलोइंग ईयर पर जाओ। फॉलोइंग ईयर कौन सा आएगा यार, 31 मार्च 2023। इसमें आपको डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट इस तारीख को आप करंट ईयर में खड़े हो, बट आपको नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर में जितने भी डिपॉजिट आपके मैच्योर होने वाले हैं उसका 20% आपको इस DRR अकाउंट में जमा करना है, वो भी इस वाली डेट के एक महीना और ले लो, 30th अप्रैल 2023 तक आपको जमा करना है ये पैसा। Such account shall be called as a DRRA account. The DRRA account shall not be utilized for any purpose except for the repayment of deposit. ये वाला सिर्फ और सिर्फ काहे में काम में आना है, एक्सेप्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में, और किसी काम में नहीं आना है। क्लॉज ए से लेकर ई तक shall not apply to a private company which accept from its member money not exceeding 100% aggregate of paid up share capital free reserve. Such company shall file details of money so accepted to the registrar. लॉ ने बोला यार प्राइवेट कंपनी के लिए हमने थोड़ी सी एग्जाम्पशन दे दी है कि भाई जो 100% ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है उसके लिए हमने एग्जाम्पशन दे दी है कि आपको ये कंडीशन, सर्कुलर वगैरह इशू की कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। 73(4) क्या बोलता है, कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट, तो डिपॉजिटर्स भागे भागे कहाँ जाएंगे, एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी डायरेक्शंस देगा कि भाई हाथों हाथ रीपे करो या इनको कंपनसेट करो, जो भी इनको लॉस हुआ है इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन इशू करेगा कौन, एनसीएलटी। डिपॉजिट का रूल 3 है जो बात करेगा कि भाई क्या क्या आपको याद रखना साहब। डिपॉजिट का रूल 3 बेहद काम का रूल है, क्यों, क्योंकि इस रूल में आपको अलग अलग तरीके के रूल हैं, बट याद रखना रूल 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। सबसे पहला रूल 3(1) बोल रहा है नो कंपनी, ध्यान रखिए साहब प्रोविजन नेगेटिव चालू हो रहा है, नो कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73(2) और एलिजिबल कंपनी, मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी कवर हो गई, आपकी पब्लिक कंपनी कवर हो गई, आपकी एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी यहां कवर हो गई है। shall accept or renew any deposit which is repayable on demand. ऐसी कोई भी कंपनी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करा है उनको रिन्यू भी नहीं करना है जो रिपेबल ऑन डिमांड हो। क्यों, अरे भाई रिपेबल ऑन डिमांड मतलब कल के दिन किसी मेंबर ने 10,000 रुपए दिए कंपनी को, परसों वो आ गया लाओ भाई पैसे वापस करो, तो लॉ ने बोला यार कंपनी वो पैसा कोई बैंक में तो रखेगी नहीं, सब वो तो अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ऐसा रीपेमेंट ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। समय सीमा क्या है सब, जिस टाइम के लिए आपको डिपॉजिट लेना है, लॉ ने बोला मिनिमम 6 महीने के लिए तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करो ही, मैक्सिमम 36 महीने में। भाई मुझे तो 48 महीने 48 मंथ के लिए डिपॉजिट करना है, लॉ ने बोला याद रखना सब एक बार में 36 महीने के लिए होगा, फिर आप रिन्यूअल करा लो 12 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में, और 36 से ज्यादा अलाउड तो है ही नहीं। बट जो मिनिमम 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है इसका एक मात्र एक्सेप्शन है, लॉ ने बोला आप मिनिमम 6 की जगह आप 3 महीने का डिपॉजिट ले सकते हो, अगर आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है उसके लिए ले सकते हो, बट कितना ले सकते हो इसके लिए लॉ ने लिमिट लगा दी, याद रखना सब ये वाला डिपॉजिट 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम से ज्यादा तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, राइट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ने क्या बोला कि भाई आप 3 महीने मतलब 6 महीने से कम का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो, बट याद रखना साहब इससे ज्यादा तो आपको लेना ही नहीं है, और लिमिट कितनी है यार, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम, इससे ज्यादा तो आपको लेना ही नहीं है। आगे डिपॉजिट में भी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम, लॉ ने बोला यार फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के
सब बच्चे हैं, सब 4 बच्चे हैं। एक का नाम है संडे, एक का नाम है मंडे, एक का नाम है ट्यूसडे और एक का नाम है वेडनेसडे। लॉ ने बोला अब वो चाहता है कि भाई अपनी वाइफ के नाम पर और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सबके नाम पर वो डिपॉजिट रखना चाहता है। लॉ ने बोला नहीं, याद रखना यार, मैक्सिमम आप एक वाइफ को ले लो, संडे को ले लो, मंडे को ले लो, मैक्सिमम 3 लोगों के बेस पर ही आप डिपॉजिट दे सकते हो, इससे ज्यादा डिपॉजिट अलाउड नहीं है। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ज्वाइंट डिपॉजिट कितने नाम पर हो सकता है मैक्सिमम। आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये रूल नंबर आपको याद रखना है, राइट। रूल 33 क्या बोल रहा है? नो कंपनी रिफर्ड टू 73(2) शैल एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। कोई भी कंपनी अपने मेंबर से 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकता। याद रखना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा पैसा नहीं ले सकता, प्रोवाइडेड आईएफएससी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के लिए सब इन्होंने 100% ऑफ तक अलाउड किया है। याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एग्जामिशन है ये? आईएफएससी पब्लिक कंपनी या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी को 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व तक अलाउड है। और जितनी भी कंपनी को ये लेना है सबको फाइल करना पड़ेगा एक फॉर्म जिसका नाम है सब डीपीटी 3 वाला फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। याद रखने के लिए रूल 3 है तो डीपीटी 3 हो गया। थोड़ी सी एग्जामिशन और दी है, कौन सी वाली कंपनी के लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो ये मेंबर से पैसा लेना चलता रहता है। द मैक्सिमम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स, देखो ध्यान से मेंबर शब्द है, ये अप्लाई नहीं होंगी अगर प्राइवेट कंपनी ने ये कंडीशंस का कंप्लाइंस कर लिया है। पहला पॉइंट, आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, 10 साल तक आपको हमने ये एग्जामिशन दी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा पॉइंट, वो प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली वो प्राइवेट कंपनी जिसको ये एग्जामिशन क्लेम करना है, मैक्सिमम लिमिट जिसके ऊपर नहीं लगेगी, वो प्राइवेट कंपनी ये तीनों की 3 कंडीशन फॉलो करे। पहला, वो किसी की एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मतलब एक स्वतंत्र कंपनी है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरा, उस कंपनी ने जो अभी तक बोरोइंग करी है, किससे? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट से भी कुछ पैसा लिया है, वो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का 2 टाइम से कम होना चाहिए या 50 करोड़, एक लिमिट डाल दी लॉ में, विच एवर इज लेस, सब इससे कम होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मेरी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, तो 10 करोड़ का 2 टाइम्स हुआ 20 करोड़, 20 करोड़ और 50 करोड़, विच एवर इज लेस 20 करोड़, राइट। मेरी बोरोइंग 20 करोड़ से कम होना चाहिए, तो मैंने सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दी। थर्ड पॉइंट, such a company has not defaulted in the repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting deposit under section 73, और आपकी कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई डिफॉल्ट की थी तो पहले उस डिफॉल्ट को ठीक करो, फिर हम बात करेंगे आपको ये एग्जम्पशन देने की लिमिट्स वाली। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट all the company accepting deposit shall file the details of the money so accepted। आपको डीपीटी 3 में आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये है हमारा रूल 31, 32, 33 की बात की है। सेकंड चार्ट और इंपॉर्टेंट है जो बात करेगा रूल की। रूल 34 क्या बोल रहा है? याद रखना साहब, 33 में आपको कौन सी कंपनी के लिए बोला है? 73(2) में जो कंपनियां आती है उनके लिए बोला है। अब 3-4 स्पेसिफिक बात करेगा एलिजिबल कंपनी की, मतलब हम गए 76A में, हम गए पब्लिक से। चले बहुत ध्यान से, पब्लिक मेंबर के लिए लिमिट अलग अलग है। 3-4A बोल रहा है कि भाई आप मेंबर से, आप एलिजिबल कंपनी हो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, और आप मेंबर से अगर डिपॉजिट ले रहे हो तो मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा मत लेना। 3-4B बोलता है अगर पब्लिक से ले रहे हैं तो मैक्सिमम 25% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा नहीं लेना है। ये है रूल 3.4। याद रखना, रूल 3.3 बात करता है कौन सी कंपनी के लिए? सारी कंपनी के लिए। बट स्पेसिफिक रूल 3.4 बात करता है सब एलिजिबल कंपनी के लिए। पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए रूल 3.3 की लिमिट लगेगी, 3.4 में एलिजिबल कंपनी के लिए लगने वाली है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग प्रोविजन है। इन्होंने बोला है एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76 मैक्सिमम कितना प्रतिशत? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट। आगे तो लिमिट हमारे पास 10%, 25%, 35%, 3 तरह की लिमिट्स हो गई हैं। अब कितना इंटरेस्ट आपको लेना है, रेट मतलब देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ ब्रोकरेज। तो लॉ ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगी जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है। ब्रोकरेज किसको दोगे? से फॉर एग्जांपल साहब शर्मा जी हैं। अब शर्मा जी को हमने ऐसा बोला है कि शर्मा जी आप हमारी कंपनी में डिपॉजिट करवाओ पब्लिक से, मेंबर से, हम आपको फलाना फलाना ब्रोकरेज देंगे, एक दलाली देंगे साहब, फॉर एग्जांपल 0.20 पैसा देंगे 100 रुपए पर। लॉ ने बोला यार ब्रोकरेज सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगी जिससे कंपनी को ऑथराइजेशन है। सब शर्मा जी का काम देखते देखते वर्मा जी भी आ गए, उनको भी ब्रोकरेज मांग रहे हैं। लॉ ने बोला ऐसा काम नहीं करना है। एवरी एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, आपको रेटिंग लेनी है और ये रेटिंग आपको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स के साथ में आरओसी को देनी है, जो चीज काम की है। और हमारा इसमें रूल 3 में एक एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल अ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी मींस एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हिच इज लाइसेंस्ड टू ऑपरेट। किसने आपको लाइसेंस दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेबी ने दिया है, आईआरडीए ने दिया है ऑफ इंडिया, फ्रॉम द इंटरनेशनल आईएफएससी सेंटर लोकेटेड इन अप्रूव्ड मल्टी स्टेट मल्टी सर्विसेज एसईजेड जोन। सब जो इन्होंने लाइसेंस दिया है उनको हमने आईएफएससी पब्लिक कंपनी का दर्जा दिया है। ये है हमारे पास कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यार? रूल 3 अकॉर्डिंग विद द प्लस रूल नंबर कौन सा है हमारे पास? रूल नंबर 73 का। याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।